Welcome to IGNU Pathways. Today we discuss the important question of MHI 05 और we say MHI 105. तो दिवाली छठ के उपलक्ष्य में हम पुनः पधार चुके हैं इग्नू पाथवेज की इस कड़ी में। जैसे कि जानते हैं अभी पूरे देश में दिवाली छठ का माहौल चल रहा है, तो उसी में से हम लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला है ताकि हमारी ये जो इग्नू पाथवेज की वीडियोस लाने की जो परंपरा है उसमें हम आगे बढ़ सके। तो आप जानते ही हैं कि एमएचआई मास्टर ऑफ हिस्ट्री में पेपर 1 से लेकर 4 तक के सारे वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग एमएचआई 05 या आप उसे एमएचआई 105 जो हमारे पुराने लर्नर्स से वो कहते हैं, तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास जो इस पेपर का नाम है, तो इसमें हम देखेंगे कि इतिहास में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या भूमिका रही है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इतिहास जो है वो हमें क्या बतलाता है, कैसे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था इतिहास के बदलते के साथ साथ बदलती चली गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इन सारे 10 प्रश्न और कुछ शॉर्ट प्रश्न भी हमने लिए हैं। तो लॉन्ग प्रश्न जो कि 500 शब्दों में आपने लिखना होता है और 20 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने संकलन किया है। तो आइए एक एक करके हम एक एक प्रश्न का चर्चा करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास पर समकालीन विचारों की विवेचना करिए। तो प्राचीन भारत के जो आर्थिक इतिहास है उसमें किन किन चीजों के बारे में हम देखते हैं, कैसे उसमें बदलाव होता है, पुराने समय के लोग अर्थव्यवस्था को अपने करने के लिए किस तरह से देखते थे। और दूसरा प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन हेतु विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा करें। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 और 2 में से कोई एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। या तो प्राचीन सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है कि प्राचीन समय के लोग किस तरह से अर्थव्यवस्था करते थे, कृषि के क्षेत्र में किस तरह से उस समय के लोग कृषि करते थे, उसका आर्थिक महत्व क्या था, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। और उसके बाद हम मध्यकाल में देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब मध्यकाल में आई तब किस प्रकार से उसमें व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है। औपनिवेशिक मतलब उस समय के बारे चर्चा की जा रही है जब भारत देश हमारा अंग्रेजों के अधीन था। तो जो भी औपनिवेशिक शक्तियां भारत में आई, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चाहे स्पेन की कंपनी हो, स्वीडन हो, जो भी कंपनियां जो यूरोप से भारत आई है, तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन से उपाय किए, कौन कौन से उनके लक्षण थे, क्या क्या क्राइटेरिया थे, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी अंग्रेजों के समकक्ष, इसको हम लोग देखते हैं। या फिर क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आता है कि हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, उनकी तुलना आधुनिक नगरीय ढांचा और नगर नियोजन से कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता जैसा कि हम जानते हैं कि ये ईसा पूर्व की एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, और इस सभ्यता के जो प्रमुख विशेषताएं हैं जिससे अर्थव्यवस्था को जोड़ा जा सकता है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे कि उस समय का नगरीय ढांचा कैसा था, वहां के लोग किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलाते थे, और हम जो व्यापार करते थे वो समुद्री मार्ग से या नदियों के मार्ग से होता था, और मेसोपोटामिया में हमारा जो अर्थव्यवस्था है वहां के अर्थव्यवस्था से कैसे मेल खाता है, और यूनान से भी हमारा जो पारस्परिक संबंध था अर्थव्यवस्था के सेक्टर में, वो भी हम लोग देखते हैं। तो ये सारे दोनों प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक कृषि और पशुपालक समुदायों के विकास के प्रारूप का विश्लेषण करिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा संबंध जो है बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, या दक्षिण पूर्व एशियाई के जो देश है कंबोडिया, मलेशिया जो है, अभी पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, पहले हमारा जो ये पार्ट्स था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोगों ने कृषि सेक्टर से कैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया, उसके बाद पशुपालक समुदाय जो लोग हैं, बंजारे लोग हैं, उन लोगों ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए किन किन चीजों का उपाय किया, उससे ही संबंधित आंसर जो है पूरे विश्लेषण के साथ प्रश्न संख्या 4 में लिखना है। यूनानी, रोमन और चीनी लेखकों के वृत्तांतों के आधार पर 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के बीच भारत के व्यापारिक कार्यकलापों का विश्लेषण कीजिए।
यानी उस समय के बारे में चर्चा करना है जब चीनी इतिहास या यूनान के इतिहास जो है भारत के साथ किस प्रकार से पारस्परिक संबंध रखते थे, उनका अर्थव्यवस्था हमारे अर्थव्यवस्था से किस प्रकार मैच खाता है, किन किन चीजों का हम व्यापार करते थे, उससे हमारा कितना लाभ होता था, वहाँ के संस्कृतियों का आदान प्रदान भी व्यापार के माध्यम से ही होता था। तो ये सारा चीज हम देखेंगे। जैसे चीनी सभ्यता ने सबसे पहले प्रिंट का शुरुआत किया था, तो हम वो भी देख सकते हैं कि चीनी लेखकों ने किस प्रकार से पूरे विश्व में उस प्रिंट माध्यम से जो एक कल्चर है, जो एक संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाया। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में वर्णन प्रश्न संख्या 4 में आपको करना है। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में, मुद्राओं के अध्ययन के आधार पर साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। तो मुद्रा जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज होती है, कि कैसे हम किसी चीज को रुपये पैसे के माध्यम से हम उसे एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं। पहले क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यह समस्या आती थी कि किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से एक्सचेंज करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि मुद्रा आ गई है, करेंसी आ गया है, नोट हो गया, उसके करेंसी सिक्के हो गए। इन सभी के माध्यम से हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य सिल्क मार्ग के महत्व को सूचीबद्ध कीजिए। जैसा कि जानते हैं कि हमारे भारत से ही होते हुए सिल्क मार्ग जाता था, चीन की सभ्यता से होते हुए भारतीय सभ्यता को पार करते हुए अफगानिस्तान, ईरान, इराक और यूरोपियन कंटिनेंट तक ये सिल्क मार्ग हुआ करता था। तो उस समय के इतिहास को देखना है कि जब सिल्क मार्ग से हम जाते थे तो उसकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव हमारे देश पर किस प्रकार पड़ा। अगला प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, 6वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन के संगठन, विभिन्न स्वरूप और आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो शिल्प के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में हम देखेंगे कि 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो भी कालखंड रहा है उस दरमियान शिल्प उत्पादन का कितना महत्व उसमें रहा है। ठीक है, चलिए विभिन्न प्रकार के भू अनुदानों के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रभाव का विश्लेषण करिए। आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में भू अनुदान की भी बहुत ज्यादा महत्वता रहती है, कि भूमि अनुदान जो लोग करते हैं, पहले पहले राजा महाराजा जो हो वो भूमि अनुदान करते थे, या जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होता था, तो वो सब जो है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती थी। अगला प्रश्न है, चोल शासनकाल में भू अधिकारों के स्वरूप का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। तो चोल शासनकाल में हम देखेंगे कि भूमि अधिकार को किस प्रकार से बढ़ाया गया था, चोल शासनकाल में इसका क्या स्वरूप था, क्या महत्व था, उसके बारे में आप प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण भारत में शहरीकरण के विकास में नाडु, नगरम और नखरा की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पहले भी बहुत बार इग्नू में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। कभी कभी ये प्रश्न रिपीट भी होता है। और याद रखिएगा प्रश्न संख्या 10 जो है नाडु और नगरम, अगर ये लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट प्रश्न में भी इससे प्रश्न कई बार इग्नू में पूछे गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साउथ इंडिया वर्ड है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11। इन सभी जो टर्म्स है ये 250 शब्दों में आपको लिखने होते हैं, यानी हर टॉपिक लगभग 10 नंबर का होता है। तो सुमेर सभ्यता, जहाज निर्माण तकनीक, हुंडी फेरी वाला, ये जो सामानों का आदान प्रदान हम करते हैं। ठीक है, भस्म टीला संस्कृति या हड़प्पा से ही संबंधित है। आहड़ संस्कृति, निरोधीकरण, चेटियार और शिल्पकारी, नौ परिवहन किस प्रकार से हम करते हैं, नाव की सहायता से अपने अर्थव्यवस्था को सामानों का आदान प्रदान होता है। नील उत्पादन, ये तो आप जानते हैं, नीली क्रांति। और क्रूडेज जो हो गया शूली पर चढ़ाने वाला। तो ये सारे चीज जो है टर्म जो है हमने इस पार्ट 1 में आपको 11 प्रश्न मैंने लिया है, और ये MHI 105 का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी हम बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, चाहे वो हमारे पुराने लर्नर्स हो या नए लर्नर्स हो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देखिए, पढ़िए, समझिए, और अच्छे अंक से टर्म एंड एग्जाम जो दिसंबर 2024 में प्रस्तावित है उसमें अच्छे अंकों से आप पास करिए। धन्यवाद।